Hello everyone, welcome to the Kajala Khan This Psychology exam. I am going to discuss about introduction to psychology. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये निकल के आई है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये नेट की सबसे बेसिक क्लास है। ओके, नेट एग्जाम के लिए ये सबसे बेसिक क्लास है। सो देखते हैं यहाँ सबसे पहले आप ये देखिए कि साइकोलॉजी का सिंबल ये आपके लिए दिख रहा है, ये कहलाता है साइकोलॉजी का सिंबल। खाली अगर आपके लिए अगर ये सिंबल भी बन के आ जाए ना, तो इसके लिए आप साइकोलॉजी ही समझेंगे कि साइकोलॉजी की ही चीजें बताई जा रही हैं। सो इसके लिए ये साइकोलॉजी का सिंबल बोलते हैं, राइट। देन यहां से देखते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? सो आपको पता है साइकोलॉजी क्या है? थोड़ा बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देख लीजिए। द वर्ड साइकोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी और सोल एंड लोगस द नॉलेज और स्टडी। मीन्स यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। कौन कौन से? प्लस साइकी जिसको हम सोल भी बोलते हैं, एंड लोगस। ये साइकी एंड लोगस, लोगस का मतलब होता है द नॉलेज और स्टडी ऑफ। किसकी नॉलेज और स्टडी ऑफ? जब हम सोल या साइकी की नॉलेज और स्टडी करते हैं एक साइंटिफिकली, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम? साइकोलॉजी। और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। क्लियर? ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसको बोलते हैं साइकी, साइकी बोलते हैं, इसी को हम सोल बोलते हैं। पुराने टाइम में ये सोल बोला जाता था। एंड लोगस, ओके। लोगस मीन्स होता है कि उस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसकी? सोल की। ओके। सो फॉर द एंशियंट ग्रीक द यूज ऑफ द वर्ड सोल, जो एंशियंट ग्रीक वाले थे, मतलब कि जब साइकोलॉजी ग्रो हो रही थी, जब बढ़ रहा था ये सब्जेक्ट, तो उस टाइम पे जो एंशियंट ग्रीक, पुराने जमाने के जो ग्रीक वाले लोग थे, तो वो यूज करते थे उस टाइम पे किस वर्ड को? सोल। सोल वर्ड को यूज करते थे। वाज अ क्लोजर टू मॉडर्न व्यू फॉर स्पिरिट और माइंड। और जैसे जैसे फिर चीजें और बढ़ने लगी, रिसर्च वगैरह होने लगा और साइकोलॉजी में नई नई चीजें जनरेट होने लगी, तो फिर मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग इसी सोल को स्पिरिट बोला जाने लगा और माइंड बोला जाने लगा। देन इसके बाद क्या हुआ? लोगस। अब जो दूसरा वाला वर्ड था ये लोगस वाला, तो लोगस द सोर्स ऑफ ऑलॉजीज मीन्स क्या है? सच एज अ बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सो ऑन। मतलब लॉजीज का मतलब होता है यहाँ पे किस तरह से हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं किसी भी चीज की। जैसे कि बायोलॉजी में एंड में लॉजी आया है, एंथ्रोपोलॉजी में एंड में लॉजी आया, तो ये सारी चीज क्या बताती है? हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो लॉजीज जो वर्ड है वो यहाँ पे हम माइंड की स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर? ओके। सो लिटरली ट्रांसलेटेड साइकोलॉजी मीन्स, अब अगर हम ट्रांसलेटेड करके देखें कि साइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है द स्टडी ऑफ द माइंड। जब हम माइंड की स्टडी करते हैं तो उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, क्लियर? सो हैव यू एवर एक्चुअली सीन और टच अ माइंड? क्या आप अपने माइंड को एक्चुअल में देख सकते हो या टच कर सकते हो? ये क्वेश्चन मार्क है। कर सकते हो? सोचो जरा, क्या आप अपने माइंड को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसको देख सकते हैं? नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे स्टडी कैसी होगी? वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे, राइट। सो यहाँ तक आपके लिए क्लियर है कि साइकोलॉजी क्या होता है? क्लियर है ना? कोई डाउट? ओके, यस नो में बोला करो। सो व्हाट इज साइकोलॉजी? अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि साइकोलॉजी क्या है। सो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। सो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी करती है। किसकी साइंटिफिक स्टडी करती है? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की। ओके। सो यहाँ पे क्या है? बिहेवियर में क्या आता है? बिहेवियर में आते हैं ओवर्ट बिहेवियर एंड कवर्ट बिहेवियर, ये आगे देखेंगे ये क्या होता है। देन मेंटल प्रोसेस में क्या होता है? जैसे कि हमारी मेमोरी चल रही है, ओके, हमारी थिंकिंग कैसी चल रही है, हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को,
किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं किसी भी चीज को। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड देख रही हो और यहाँ पे पढ़ रही हो, सो आप सारी चीजें कर रही हो कि आप मेमोराइज भी करोगी, साथ में थिंकिंग भी करोगी, एक रिलेशन रीजनिंग भी लगाओगी कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, एक रीजन लगा के ही आप चीजों को समझोगी। तो सारी चीजें ये क्या कहलाती हैं, ये सारी चीजें ये कहलाती है हमारी मेंटल प्रोसेस। ओके, क्लियर। अगर कोई मेंटल पूछे कि प्रोसेस। हमारी मेंटल प्रोसेस क्या है, तो उसी को हम कॉग्निटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर चलती हैं, प्लस उसी को हम मेंटल प्रोसेस भी बोलते हैं। सो इसमें बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, तो ये साइकोलॉजी कहलाता है। Okay, so the field is the scientific in that psychologists approach their study in an ordinarily and systematic way in order to obtain objective evidence। इसमें क्या होता है कि हम एक सिस्टमेटिक वे में, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिस्टमेटिक वे में ही स्टडी करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव एविडेंस मतलब बिल्कुल जो सटीक होगा, जो बिल्कुल सही होगा, वही एविडेंस निकाल के देंगे। सो साइकोलॉजिस्ट स्टडी, अब साइकोलॉजिस्ट क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था बिहेवियर, सो उसमें बिहेवियर में क्या आएगा, ओवर्ट एंड कवर्ट। ओके, ओवर्ट एंड जी। कवर्ट बिहेवियर आ जाएगा। सो ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर में क्या है, ओवर्ट बिहेवियर और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एज वेल एज। ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो बिहेवियर हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा है, ओके, तो उसकी सारी एक्टिविटी को हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से जंप कर रहा है, वो किस तरह से खेल कूद रहा है, तो वो हमारे बाहरी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, विजिबल है वो सारी चीजें, तो उसको हम बोलेंगे ओवर्ट बिहेवियर। देन कवर्ट बिहेवियर क्या है, जैसे कि नेम से ही कंफर्म है, कवर, कोई चीज जैसे कवर कर लिया हो, सो कवर्ट बिहेवियर होता है। तो कवर्ट बिहेवियर में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हमारी प्राइवेट मेंटल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। अब जो हमारी मेंटल प्रोसेस है उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, जैसे कि आप कुछ सोच रही हो, मीनिंग लगा रही हो, थिंकिंग कर रही हो, तो उसको हम डायरेक्टली तो नहीं देख पाएंगे, और ना ही हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ना ही उसको मेजर कर पाएंगे। बट उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से इन्फर करेंगे, ओवर्ट बिहेवियर के फॉर्म में। मीन्स कि आप कुछ सोच रही हो तो कुछ ना कुछ आपकी थिंकिंग, आपका फेस के एक्सप्रेशन वैसे बनने लगेंगे, तो एक तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं, इन्फर कर जाते हैं कि ये किस तरीके के बिहेवियर कर रहा होगा या सोच रहा होगा। तो इन दोनों बिहेवियर को हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड कवर्ट बिहेवियर, बिल्कुल सिस्टमेटिकली हम साइंटिफिकली बेस पे ही हम स्टडी करते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें किसमें होता है, साइकोलॉजी में होता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। कोई डाउट है? ओके। ओके, सो यहां देखते हैं आगे क्या है। द माइंड कैन नॉट बी स्टडी डायरेक्टली। अब हम अपने माइंड को डायरेक्टली तो स्टडी नहीं कर सकते, सो क्या होगा, साइकोलॉजी इज नाउ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक डेफिनेशन है, इसको याद रखना। ओके, कोई पूछे तो ये डेफिनेशन बता दो, तो ये क्लियर हो जाती है चीजें। बेसिक सी डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब इसी को हमने डिफाइन किया है बहुत ही तोड़ तोड़ के, शब्दों को तोड़ तोड़ के, जैसे कि यहाँ पे है बिहेवियर। अब बिहेवियर में कौन कौन सा बिहेवियर, इंक्लूडिंग ऑल अवर आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शन एंड रिएक्शन सच एज टॉकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, जो कि हमने अभी आपको लिए पहले समझाया है। ठीक है, कि अवर आउटवर्ड, जो हमारे जो आउटवर्ड मतलब जो बाहरी फॉर्म में जो दिखाई दे रहे हैं, बाहरी फॉर्म में जो दिखाई दे रहे हैं, और ओवर्ट एक्शन, जो बाहर की तरफ एक्शन, जो हम क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। देन रिएक्शन, जो भी आपके रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि इसका मतलब होता है जैसे कि टॉकिंग, जैसे कि आप बात कर रहे हो किसी से, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके से बन रहे हैं, देन मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो किसी भी बंदे का। सो ये क्या होती हैं, ओवर्ट होती हैं। ये जो बिहेवियर होती है ओवर्ट होती हैं, सबको दिखाई देते हैं, सबको ऑब्जर्व होते हैं। देन इसके बाद मेंटल प्रोसेस में क्या आ जाता है, रेफर टू ऑल द इंटरनल, मतलब जो हमारे अंदर चलती है, इंटरनल जो हमारे अंदर चलती है, इंटरनल कवर्ट
एक्टिविटी ऑफ अवर माइंड, जो हमारे माइंड के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है उनको क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेस, सच एज जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेम्बरिंग, किस तरह से आप सोच रहे हो, किस तरह से आप फील कर रहे हो, देन किस तरह से आप रिमेम्बर कर रहे हो, किसी चीज को याद कर रहे हो। ओके, सो ये सारी चीजें हमारी मेंटल प्रोसेस में आती हैं और इसी को हम कॉग्निटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। आगे चल के जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मेमोरी वगैरह, उसमें आएगा। तो इसी को हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी बोलते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके, तो यहां से देखते हैं कि अभी हम ये देखते आ रहे थे कि साइकोलॉजी की हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, बट कैसे करते हैं वो सारी चीजें यहाँ डिफाइन है। व्हाई आर साइंटिफिक, अब साइंटिफिक क्या है? सो साइंटिफिक क्या है? टू स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस लॉजिक। इन बोथ, जी, टू स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इन बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, रिसर्च मस्ट ऑब्जर्व देम। अब क्या है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स में ये सारी चीजें देखी गई, किस तरीके से इनके बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस चलती हैं। सो व्हाट एवर आर ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जर्व एनीवन और एनीथिंग, they are always possible that observer will see only what he or she expect to see। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो भी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो भी हम देखना चाहते हैं, वही हम देखते हैं किसी भी एक बंदे में। ओके, सो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट डोंट वांट टू लेट दीज पॉसिबल वाइसेस। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये हो जाता है कि पॉसिबल वाइसेस आ जाते हैं। वाइसेस मतलब कि हम लोग पक्षपात कर जाते हैं, किसी कोई कुछ दिखा रहा है बट हम कुछ और ही ऑब्जर्व कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में वाइसेस। ओके, सो साइकोलॉजिस्ट डोंट वांट टू दीज पॉसिबल वाइसेस cause them to make faulty observations। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, faulty observations हो जाती हैं। they want to be precise, बट हमें करना क्या चाहिए कि चीजों को जब भी हम ऑब्जर्व करें तो प्रिसाइज हो, बिल्कुल सटीक ढंग से हो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी टुकड़ों में हमने ऑब्जर्व कर लिया, प्रिसाइज हो। एंड मेजर टू केयरफुल, और हम केयरफुल उस चीज को मेजर करें। एज दे कैन सो यूज द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी साइकोलॉजी, और हम साइंटिफिक मेथड लगा के उस चीज की स्टडी करें, ना कि ऐसे ही हवाइयों में हमने कर दिया स्टडी। इस वजह से ये हो जाता है पूरा साइंटिफिक प्रोसेस। ओके, क्लियर? जी हाँ, हेलो, क्लियर। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे ये एक और डेफिनेशंस है। सो ये डेफिनेशंस क्या बोलती है, सो यहाँ देख लेते हैं। टुडे टुडे साइकोलॉजी इज बोथ साइंस एंड अ प्रोफेशन। अब आज के टाइम में साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी साइंस भी है और साइकोलॉजी एक प्रोफेशन भी है। जैसे कि काउंसलर साइकोलॉजी हमारा प्रोफेसर जो हम लोग बन जाते, तो एक एज अ प्रोफेशन भी ये काम करता है और एज अ साइंस भी है। क्या है साइकोलॉजी? एज अ साइंटिस्ट सम साइकोलॉजिस्ट टू रिसर्च डिस्कवर न्यू नॉलेज। अब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू न्यू नॉलेज को। एंड अदर अप्लाई साइकोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम, और साइकोलॉजी अप्लाई भी करते हैं सॉल्व करने में प्रॉब्लम। जैसे कि मेंटल हेल्थ, किसी बंदे की जो मेंटल हेल्थ खराब हुई होती है, कोई किसी को डिसऑर्डर आ जाते हैं, किसी को स्ट्रेस है, सो ये सारी चीजें कैसे डील अप होती है, हमारी साइकोलॉजी अप्लाई जब हम करते हैं। देन बिजनेस में भी ये अप्लाई करते हैं, देन एजुकेशन में भी अप्लाई करते हैं। बिजनेस में कैसे अप्लाई करते हैं, जो आईओ साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, वो हमारे बिजनेस में अप्लाई होती है। देन एजुकेशन साइकोलॉजी भी होती है, देन मेडिसिन लॉ, इन सारी चीजों में हमारी साइकोलॉजी अप्लाई होती है। सो ये एज अ साइंस भी कंसीडर इसको हम करते हैं और एज अ हम प्रोफेशन भी इसे कंसीडर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी बिहेवियर एंड द फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। सो साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, बिहेवियर की एंड फिजियोलॉजी की, जो भी हमारे फिजिकल फॉर्म में जो चीजें चल रही हैं, एंड कॉग्निटिव प्रोसेस की, जो भी हमारी मेंटल प्रोसेस या कॉग्निटिव प्रोसेस चल रही है, उन सारी चीजों की स्टडी साइकोलॉजी करती है। दैट अंडरली इट and it is the profession that apply the accumulate knowledge of these
दिस साइंस टू द प्रैक्टिकल प्रोसेस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या होता है, फिर जो साइकोलॉजी है वो एज अ प्रोफेशन भी है। जब हम साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं और अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सो साइकोलॉजी ये सारी चीजों को करती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। वही सारी चीजें हैं, बट एक तरीके से हमने हर एक वे में आपके लिए समझाया है कि कहीं से भी बेसिक सी डेफिनेशन छूट ना जाए या बेसिक सी चीजें छूट ना जाए, हर तरीके से कवर अप हो जाए। ठीक है, घूम फिर के बात वही हो रही है कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करती है हमारे बिहेवियर की, हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस की, और साइकोलॉजी को हम अप्लाई भी करते हैं अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अपने प्रोफेशन में, बिजनेस में, मेंटल हेल्थ में, सारी चीजों में हम अप्लाई करते हैं जिससे कि चीजें सही बनी रहे, एक बैलेंस में बनी रहे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर है ना यहाँ तक? जी। अब यहां से देखते हैं हम कि साइकोलॉजी गोल। अब साइकोलॉजी के गोल क्या है, उद्देश्य क्या है साइकोलॉजी के? ओके, उद्देश्य क्या है साइकोलॉजी के? सो साइकोलॉजी के गोल क्या क्या है? पहला है एवरी साइंस एज द कॉमन गोल ऑफ लर्निंग हाउ थिंग्स वर्क। द गोल स्पेसिफिकली एम एट अनकवरिंग द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ये गोल क्या करते हैं? ये डिस्कवर करते हैं ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर के। क्या क्या गोल हैं इसमें? सबसे पहले है डिस्क्रिप्शंस, दूसरा है एक्सप्लेनेशन, तीसरा है प्रिडिक्शन, चौथा है कंट्रोल। अभी ये होता क्या है ये आगे हम डिफाइन करेंगे। ओके, सो ये है, हम किसी भी, जैसे कि ये है चार्ट के फॉर्म में देख लीजिए, 4 मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की 4 मेजर गोल है कि डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, देन कंट्रोल भी इसे कह सकते हैं एंड मॉडिफाई भी बोल सकते हैं। इसको कंट्रोल भी बोल सकते हैं एंड मॉडिफाई भी बोल सकते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में क्या है, किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी चीज होगी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सो टू डिस्क्राइब ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर, जैसे कि हम डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन के थॉट कैसे चल रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है क्लासरूम में, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, उसके जो नंबर है वो बहुत कम आते हैं, तो ये हमने डिस्क्राइब किया उसके पेरेंट्स के सामने जब पेरेंट्स मीटिंग हुई कि आपका जो बच्चा है उसका बिहेवियर, उसके नंबर कम आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उसका बिहेवियर कैसा है क्लासरूम में, वो फोकस नहीं कर पाता जो भी हम पढ़ाते हैं, उसके थॉट यहाँ वहां जाते हैं। सो ये सारी एक्टिविटी करता है। सो ये सारी चीजों को क्या किया हमने, डिस्क्राइब किया। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करने के बाद एक्सप्लेन करेंगे कि ये बिहेवियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई, क्यों हो रहा है। सो ये कैसे करेंगे, टू एक्सप्लेन व्हाई दिस बिहेवियर ऑकर। ये जो घटित हो रहा है बिहेवियर, तो ये क्यों हो रहा है। बच्चा जो है वो कम मार्क्स लेके आ रहा है, नंबर उसके बहुत कम आ रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहा है क्लासरूम में, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा, उसका एक पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लेन करना। सो साइकोलॉजी की ये गोल है। ओके, क्लियर? बीच बीच में बोलती जाया करो जिससे कि हमें भी रिस्पॉन्स मिले कि आपके लिए समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। ओके। यस। देन इसके बाद एक्सप्लेन के बाद होता है प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, किसी भी चीज की भविष्यवाणी करना। ओके, ओके। भविष्यवाणी करना। तो इसमें क्या है, टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करते हैं हाउ, व्हाई एंड व्हेन दीज बिहेवियर विल ऑकर अगेन द फ्यूचर। क्या यही बिहेवियर फ्यूचर में भी फिर से क्या होंगे, घटित होंगे। जो बच्चा ये है, ये 5th क्लास में तो कम नंबर लेके आ रहा है, तो 6th क्लास में भी अगर इसके बिहेवियर ऐसे ही रहे तो ये आगे भी कम नंबर लेके ही आएगा। तो ये हमने प्रेडिक्ट कर दिया, किसके, उसके माँ बाप से कर दिया, उसके पेरेंट्स से कर दिया। देन इसके बाद मॉडिफाई। अब ऐसा तो है नहीं कि उस चीज को एज इट एज वैसी ही चीजें चलेंगी, अब उसको मॉडिफाई भी करना है या कंट्रोल भी करना है, क्योंकि उसके नंबर को बढ़ाना है, ना कि उसको उसी सेम प्रॉब्लम में रखे रहना है। सो यहाँ पे आ जाता है मॉडिफाई, कि टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव बिहेवियर टू बेटर द लिव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल।
सो इसमें क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं, इंप्रूव करते हैं उसके बिहेवियर को, जिससे कि वो बेटर फॉर्म में अपने डेली लाइफ को जी सके, अपनी सोसाइटी में रह सके। सो सोसाइटी यहाँ पे क्या हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीजों को बेटर ढंग से कर सके। और कंट्रोल का मतलब यहाँ क्या है कि कंट्रोल करना है बिहेवियर, जो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये फ्यूचर में ना हो। सो ये साइकोलॉजी की ये 4 मेजर गोल होते हैं जिसपे साइकोलॉजी वर्क करती है, कि किसी भी चीज को डिस्क्राइब करती है वो सबसे पहले, कि सिंपली क्या प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है, देन इसको एक्सप्लेन करती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका रीजन क्या है। सो ये क्यों पे वर्क करती है। देन प्रिडिक्ट करती है, भविष्यवाणी करती है कि अगर ऐसे ही होता रहा है कंटिन्यू, अगर ऐसे ही होता रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा। देन इसके बाद उसको हम मॉडिफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरी चीजें हैं तो उसको हम एज इट एज ही अपने फ्यूचर तक लेके जाएंगे, उसको मॉडिफाई भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। सो साइकोलॉजी ये 4 मेजर गोल को कैरी आउट करके चलता है। क्लियर है यहाँ तक? जी। ओके। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा दिया गया है, सो आप इसको रीड करना घर पे। देन इसके बाद यहाँ पे ये देखते हैं कि टू डिस्क्राइब, जैसे कि हमने पहले बताया है कि फर्स्ट क्या था, डिस्क्राइब करना है। ये अलग अलग फॉर्म में हमने रखा है ताकि अच्छे से याद हो जाए। डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन जिसको हम अंडरस्टैंड भी कहते हैं, देन प्रिडिक्ट, देन कंट्रोल। ओके, अंडरस्टैंड इसको एक्सप्लेनेशन भी बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन वही चीजें हैं घूम फिर के, कि हर तरीके से क्लियर हो जाए। सो डिस्क्राइब में क्या है, दिस हेल्प वन नो व्हाट इज द नेचर ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का नेचर क्या है उसको हमें जानना है। अंडरस्टैंड में क्या है, दिस ट्राई टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रिटेट फैक्ट अबाउट द बिहेवियर। अब उस बिहेवियर के पीछे क्या क्या चीजें हैं जिसके बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर जो भी बिहेवियर हो रहा है। देन उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे कि फ्यूचर में भी ये वही होता रहेगा। देन कंट्रोल करेंगे उस चीज को। दिस इज द अचीव बेटर डिस्क्राइबिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर। क्लियर, वही चीजें हैं घूम फिर के। देन यहाँ पे ये चीजें हैं, ये चार्ट के फॉर्म में है कि ये डिस्क्राइब कर रही हैं। तो फर्स्ट गोल ये आ जाता है डिस्क्राइब करना। फर्स्ट गोल साइकोलॉजी इज टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर एंड कॉग्निशन, कि उसका बिहेवियर और कॉग्निशन कैसे चल रहा है। वो ज्यादा, जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, तो उसका बिहेवियर और कॉग्निशन कैसे चल रहा है वो आपने डिस्क्राइब कर दिया। देन आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन क्या करोगे आप, कि वंस अ बिहेवियर हैज बीन डिस्क्राइब अ नेक्स्ट गोल टू एक्सप्लेन द रीजन। अब इसमें हम रीजन खोजेंगे कि ये इतना गुस्सा क्यों रहता, हमेशा इतना गर्म क्यों रहता है इसका बिहेवियर। देन उसका प्रिडिक्ट करेंगे, अगर ऐसे ही ये बिहेवियर करता रहा तब तो इसका फ्यूचर दांव पे लग जाएगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ क्राइम ही कर सकता है। तो ये हमने क्या किया, प्रिडिक्ट किया। आफ्टर स्टडी बी बिहेवियर, हमने स्टडी करने के बाद साइकोलॉजी वाज एम टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर, कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि फ्यूचर में इसका बिहेवियर ऐसा होगा अगर ये सेम कंडीशन चलती रही। देन इसके बाद हम चेंज, उस बंदे में चेंजेस भी लेके आते हैं। सो टू फाइनल गोल साइकोलॉजी इज टू कंट्रोल चेंज एंड बिहेवियर इज द बेटर। फाइनल गोल क्या होता है साइकोलॉजी का, कि हम बेटर फॉर्म में क्या कर सके, इसको चेंज कर सके, जिससे कि वो अपनी लाइफ को बेटर फॉर्म में जी सके। क्लियर है यहाँ तक? अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सी स्लाइड में ये सेम ही चीज आई है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। क्लियर है? जी। ओके। सो आगे देखते हैं ये क्या है, साइकोलॉजी फैमिली एल्बम। ये मेन बंदे हैं जो साइकोलॉजी को कंट्रीब्यूट किया है, बहुत आगे लेके गए हैं। ओके, सो इन पे साइकोलॉजी एक तरीके से टिकी हुई है। सो साइकोलॉजी के ये चेहरे हैं, ये कभी देखे हैं पहले? कभी देखे हैं आपने ये पहले? जी हाँ, सिग्मंड फ्रॉइड। बुंड कौन है यहाँ पे, कौन है फ्रॉइड, कौन है? जो ये हाथ में इनमें आई से थिंक सिगरेट, हाथ में सिगरेट ये लिए। फ्रॉइड है, जी हाँ। बिल्कुल। और ये वुंट है।
ओके, ओके ये जेम्स है, विलियम जेम्स है, ये टिचनर है, ये अब्राहम मास्लो है, मास्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, ये है वाटसन। नीड्स। ओके, इनका भी ओके हमें नाम नहीं याद आ रहा है, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो आगे हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी सो हाँ। ये क्या है, ये विलियम वुंट, स्ट्रक्चरलिज्म, ये वुंट बैठे हुए हैं, इनकी ये लेबोरेटरी है, ये अपना वर्क कर रहे हैं, और ये वुंट है, ये वुंट है, और ये इनके कलीग हैं जो इनके साथ में वर्क कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से ये अपना वर्क करते थे लैब में बैठ के। सो यहां से देखते हैं, सो विलियम वुंट, ये वुंट है, ये वुंट है। सो विलियम वुंट सीटेड इन द फोटो कंसीडर द फर्स्ट, इनके लिए क्या बोलते हैं, विलियम वुंट को क्या बोला जाता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया है। ये साइन किस चीज का है, साइकोलॉजी का। हाँ, तो ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजी में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही किया था, इसी वजह से इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, और इन्होंने ही लैब दी थी साइकोलॉजी की, जो आगे हम पढ़ेंगे। सो फिजियोलॉजी इन्फॉर्म अस अबाउट दिस लाइफ फिनोमेना that we perceive our external senses. In psychology, the person look upon himself as from within are try to explain interrelations of these process, internal observation disclose। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने इंटरनल चीजों को ऑब्जर्व किया था, कैसे किया था वो हम आगे देखते हैं, यहाँ ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था उनका। सो यहाँ देखते हैं, विलियम वुंट एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन जर्मनी, जर्मनी में सबसे पहले लैब आई थी, कब आई थी, 1879 में। ओके, so establish first psychology lab in Germany. So define psychology as the science of human mind and consciousness। इन्होंने वर्क किस पे किया था, इन्होंने साइकोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन किया था, कि साइकोलॉजी को डिफाइन किया था कि साइकोलॉजी एज अ साइंस है, किस चीज की साइंस है, ह्यूमन माइंड की एंड कॉन्शियसनेस की, चेतन, चेतना जिसे बोलते हो आप लोग हिंदी में, चेतना, कॉन्शियसनेस की साइंस है। क्या है, माइंड और कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन के अंदर चलते हैं, वो क्या है, साइकोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू विलियम वुंट। ओके ओके ओके, यूज द मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन टू आइडेंटिफाई द बेसिक मेंटल एलिमेंट। इन्होंने यूज किया था, मेथड इन्होंने लगाया था, क्या लगाया था, इंट्रोस्पेक्शन का इनका मेथड था, इसके बेस पे ही इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कैसी आपकी बेसिक मेंटल एलिमेंट चल रहे हैं, मतलब माइंड के अंदर किस तरीके से चीजें चल रही हैं, हमारी मेमोरी कैसी चल रही है, हमारी फीलिंग कैसी आ रही है, हम किस तरह से सेंस कर रहे हैं। तो ये सारी एलिमेंट क्या है, मेंटल एलिमेंट है, और ये सारी चीजों को उन्होंने कैसे देखा था, इंट्रोस्पेक्शंस के थ्रू देखा था। अब इंट्रोस्पेक्शंस क्या है, ये एक मेथड है, वो क्या है वो आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, देन इसके बाद आए एडवर्ड टिचनर। ये क्या है टिचनर, ट्रांसफर वुंट आइडिया टू अमेरिका। ये जर्मनी में वर्क कर रहे थे, ये कहाँ कर रहे थे वर्क, जर्मनी में। ओके, ये जर्मनी में वर्क कर रहे थे, और फिर टिचनर आए, टिचनर इन्हीं के स्टूडेंट थे, टिचनर जो थे इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने आइडिया अमेरिका में लेके गए, अमेरिका में लेके गए आइडिया, किसके आइडिया को, वुंट के आइडिया को अमेरिका में लेके गए, कि ये जर्मनी में वर्क कर रहे थे, अब साइकोलॉजी तो हर जगह फैल रही थी, तो टिचनर इनके स्टूडेंट थे जो कि अमेरिका से थे, तो इन्होंने वुंट के आइडिया को अमेरिका में भी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके, क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ, डन। आपके लिए आवाज नहीं आ रही है क्या, स्लो आती है? नहीं नहीं, आ रही है। हाँ, सो यहाँ पे ये टिचनर है, सो टेचिस्टोकोस्पेक, क्रोनोस्कोप, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स, पेंडुलम, टाइमर एंड सेंसरी मैकिंग डिवाइस, ये कई सारी डिवाइसेस थी जो इन्होंने यूज किया था अपनी इंट्रोस्पेक्शन मेथड में।
So in 1879, the begin experiment that were not part of his teaching is mark. This is the beginning of the lab. यहाँ से लैब की शुरुआत हुई थी. ओके, यहाँ से लैब की शुरुआत हो गई थी. और विलियम बोन्ट के लिए क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं इनके कॉन्सेप्ट को. अगर आ जाए कि विलियम बोन्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, सो विलियम बोन्ट का कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, इन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर पर फोकस किया था कि हमारे माइंड के अंदर किस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं. माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस किया था. ओके, ओके, माइंड का स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा कि फीलिंग कैसी आ रही है, सेंस कैसे हम कर रहे हैं, सो ये सारी चीजें आ जाती थी. यहाँ पे देखिए, वोंट एम वाज टू रिकॉर्ड थॉट एंड सेंसेशन एंड एनालाइज देम इनटू अ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट. देखो वही चीज आ गई कि बोन्ट का एम क्या था, ये रिकॉर्ड कर रहे थे कि हमारे माइंड की स्ट्रक्चर कैसे हैं, कि हमारे थॉट कैसे हैं, हम सेंस कैसे कर रहे हैं, हमारे अंदर सेंसेशन कैसी हो रही है, कि कोई भी हमने चीज टच की तो किस तरीके की सेंस बन रही है, किस तरीके की हमें फीलिंग आ रही है. ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें माइंड की स्ट्रक्चर्स थे. ओके, सो बोन्ट फाउंडेड बुंटेरिज्म द प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड. अब बुंट की चीजों को बुंटेरिज्म भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं और बुंटेरिज्म भी बोलते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग हिज एकेडमिक करियर बुंट ट्यून 186 ग्रेजुएट स्टूडेंट. सो इन्होंने कई सारे स्टूडेंट को निकाला है, जिनमें से एक टीचर थे जो अमेरिका में इनके थॉट्स, इनके आइडियाज को लेके गए थे. क्लियर? ओके, ओके, तो यहाँ से देख लीजिए, ये सारी जो हमने आगे बताई ये थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है. ओके, क्या क्या है यहाँ पे ये देखते हैं. इन 1879 में क्या हुआ था? लैब आई थी. सो इन 1879 Wundt, a physiologist, succeed in establish the first formal laboratory for research in psychology at the University of Leipzig. University of Leipzig में इन्होंने फर्स्ट लैब दिया था. कितने में? 1879 में. ये याद रखना. इन डिफरेंसेस दिस लैंडमार्क इवेंट हिस्टोरिक, ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक इवेंट था 1879 वाला. और इसी को हम साइकोलॉजी की डेट ऑफ बर्थ भी मानते हैं कि साइकोलॉजी कब निकल के आई? 1879 में, जब हमारी लैब आई. और लैब किसने दी थी? बुंट ने दिया था. सो सून आफ्टरवर्ड in 1881 Wundt established the first journal devote publishing research psychology. फिर क्या हुआ 1881 में? अब 1879 में तो लैब आ गई. ओके, फिर 1881 में पेपर पब्लिश होने लगे, पेपर पब्लिश होने लगे थे, रिसर्च पेपर निकलने लगे थे. ओके, रिसर्च पेपर निकलने लगे थे किसके? साइकोलॉजी के. तो ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लेके गए हैं, क्योंकि ऐसा फील होता है कि साइकोलॉजी कैसे ग्रो हुई होगी, कहाँ से ये सब्जेक्ट आया होगा. तो ये थोड़ा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, क्योंकि एक बेसिक लेवल से आपके लिए समझना एक अच्छा लगता है, एक इंटरेस्टिंग वे में समझना अच्छा लगता. तो बहुत ही पीछे से हम लेके आए, हिस्ट्री से लेके आए कि क्या क्या हुआ था जो साइकोलॉजी इस तरीके से निकल के आई. ओके, सो यहाँ पे देखिए, विलियम वुंट को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी. अ फिजियोलॉजिस्ट, ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे. अटेम्प्ट्स टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड. इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने अप्लाई किए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, कि ह्यूमन माइंड की स्टडी करने के लिए कई सारे प्रिंसिपल्स लगाए थे. इन हिज लेबोरेटरी स्टडी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वेयर टॉट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड. इन्होंने ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर पर फोकस किया था. सो वुंट बिलीव दैट माइंड वाज मेड अप ऑफ. अब वुंट का मानना क्या था? वो बिलीव क्या करते थे कि ह्यूमन माइंड वाज मेड अप, माइंड हमारा बना हुआ है थॉट से, एक्सपीरियंस से, इमोशन से एंड अदर बेसिक एलिमेंट से. ओके, सो ये वुंट का मानना था, जो कि ये किस पे फोकस कर रहे थे? माइंड के स्ट्रक्चर पे. अब माइंड कैसे बना है उन्होंने सोचा, तो माइंड के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं कि हमारी थॉट कैसे चल रहे हैं, हमें कैसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हम किस तरीके की इमोशन फील कर रहे हैं, हम किस तरीके की मेमोरी लगा रहे हैं, किस तरीके से हम सेंसेशन कर रहे हैं. तो ये सारे एलिमेंट से ही हमारा माइंड बनता है. ये वुंट का मानना था.
In order to inspect these non-physical elements, student had to learn think objectively about their own thought. After all, they could hardly read someone else's mind. So ये कुछ नहीं है, ये सारी चीजें उस टाइम पे चल रही थी कि बुंट माइंड की स्टडी कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, मतलब माइंड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। फिर बुंट ने सोचा कि माइंड कैसे बना है। हमने माइंड के स्ट्रक्चर की तो बात की, बट माइंड बना किससे है? सो माइंड बना है थॉट से, एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड अदर बेसिक एलिमेंट से बना है। ओके, क्लियर? Okay. ओके, अब यहां से देखिए, बुंट कॉल्ड दिस प्रोसेस ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। अब हम पढ़ते आ रहे हैं, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन का मेथड दिया बुंट ने दिया। सो अब ये क्या है ये देखिए। सो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इसका मतलब होता है लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर झांकना। ओके, so the process of objectively examining and measuring one own thought and mental activity, कि इसमें हम क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली हम एग्जामिन करते हैं एंड मेजर करते हैं खुद के थॉट एंड मेंटल एक्टिविटी को। जैसे कि आप अपने अंदर एकांत में बैठे हैं, अकेले में बैठे हैं और आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, लुकिंग इनवर्ड, के हमारी चीजें कैसी चल रही हैं, हमारे थॉट कैसे चल रहे हैं, हमारी मेंटल एक्टिविटी कैसी चल रही है। सो जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो ये क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मेथड होता है। ओके, Okay. क्लियर? तो यहाँ Good. देखिए, Done. स्टॉप रीडिंग, आप स्टॉप करिए रीडिंग, ये थोड़ा सा ये है, स्टॉप रीडिंग, क्लोज योर आई। अब ये इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज कैसे करते हैं कि जैसे कि हम स्टॉप कर दें, अभी पढ़ना लिखना कुछ नहीं करें, क्लोज कर लें, अपनी आईज को बंद कर लें और केयरफुली हम एग्जामिन करें कि हमारे थॉट कैसे चल रहे हैं, हमारी फीलिंग कैसे चल रही है, हमारे सेंसेशंस कैसे हो रहे हैं। सो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? इंट्रोस्पेक्शन में। इंट्रोस्पेक्शन एक तरह से क्या है? अपने खुद के बारे में जानना, आपके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में जानना। जैसे कि अभी क्लास एंड होगी, इसके बाद आप अगर एकांत में बैठ के सोचें कि कैसा रहा हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्या हमें समझ आया, क्या नहीं आया, कितनी हमें तैयारी करने, क्या हमने ऐसे कभी पढ़ा था। सो वो सारी चीजें जब आप सोचोगे एकांत में बैठ के, तो वो एक तरह की का क्या हो जाएगा? इंट्रोस्पेक्शन, कि आप खुद खुद अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, अपनी कमजोरियों को भी देख रहे हैं, वीकनेस को भी देख रहे हैं और अपनी चीजों को भी देख रहे हैं कि विल पावर आपके अंदर कितना है कि नहीं हम कर लेंगे, हम नेट की प्रिपरेशन कर जाएंगे। सो वो सारी चीजें हम किस तरीके से सोच रहे हैं? इंट्रोस्पेक्शन के तरीके से, क्योंकि हम अपने अंदर झांक के देख रहे हैं सारी चीजों को। क्लियर यहां तक? Okay. ओके, सो यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब बुंट ने क्या किया था? बुंट माइट प्लेस एन ऑब्जेक्ट सच एज अ रॉक। बुंट ने अपने जो ये रिसर्च वगैरह ये कर रहे थे, इंट्रोस्पेक्शन का मेथड ये लगा रहे थे, तो बुंट अपने लैब में बैठे थे। ओके, इन्होंने क्या किया? इनके कई सारे स्टूडेंट थे, उन्हें बुलाया और उनके लिए बुंट ने एक रॉक दे दिया, एक पत्थर दे दिया, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दे दिया, रॉक दे दिया, इनटू अ स्टूडेंट हैंड and have a student tell him everything that he was feeling as a result of having the rock in this hand, all sensation stimulated by the rock। so इन्होंने क्या किया बुंट ने कि अपने स्टूडेंट को एक पत्थर का टुकड़ा उठा के दे दिया और उन्होंने कहा आप अपने हाथ में ये पत्थर पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो और फील करो कि आपको क्या सेंसेशन हो रही है, इस पत्थर से क्या सेंस हो रहा है, क्या तरीका, मतलब आपको क्या सोच आपकी दिमाग में आ रही है इस पत्थर से रिलेटेड, इस रॉक से रिलेटेड। तो किसी ने कुछ बोला था, किसी ने कुछ बोला था, किसी ने बोला ये नुकीला है, किसी ने बोला ये हार्ड है, तो बहुत सारी चीजें निकल के आई थी। तो ये चीजें कैसे निकल के आई थी? इंट्रोस्पेक्शन के मेथड से, बिकॉज उन बंदों ने, उन स्टूडेंट ने अपने अंदर चीजों को झांक के देखा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, तो ये Okay. सारी प्रोसेस उन्होंने अपनी लैब में किया था, तब जाके ये वाला मेथड निकल के आया था। ये पूरा भी आगे, हाँ इतना क्लियर कर लेते हैं, बुंट पूरा पढ़ लेते हैं। सो बुंट की जो इंट्रोस्पेक्शन है वो क्लियर हो गया।
सिंपली क्या है बुंट का कि इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस किया कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है। इन्होंने बोला कि अब माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है ये तो हम फोकस कर लेंगे, बट माइंड बना कैसे है। तो इन्होंने कहा कि माइंड बना है फीलिंग, थॉट, सेंसेशन, इन सारी चीजों से मिलके बना है। ओके, फिर इन्होंने कहा इंट्रोस्पेक्शन का मेथड लगाया। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर झांक के देखना। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप पकड़े हो, उसको आप सेंस कर रहे हो, तब आपकी क्या फीलिंग आ रही है। जैसे कि आप कोई गर्म चीज को पकड़ लो तो कैसी फीलिंग आएगी, तो वो फीलिंग जो जैसी आएगी वो एक तरीके से इंट्रोस्पेक्शन है कि आपने सोचा है कि किस तरीके से वो फीलिंग आएगी। आप स्टडी कर रहे हो तब किस तरीके की फीलिंग आ रही है। तो जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं तभी हम उस चीजों को पता कर पाते हैं। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। क्लियर है अब यहाँ तक? ओके। ओके, सो टिचनर एंड स्ट्रक्चरलिज्म इन अमेरिका। अब अमेरिका में कैसे होगा, अब ये जर्मनी में थे, ये जर्मनी में थे। ओके, बुंट। सो बुंट का कॉन्सेप्ट जर्मनी में इंट्रोस्पेक्टिंग के नाम से जाना जाता था। अब इंट्रोस्पेक्शंस का नाम जब अमेरिका पहुंचा तो उसका नाम पड़ गया क्या, स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि इन्होंने एडवर्ड टिचनर ने ये नाम दिया था। और बुंट ने नाम दिया था इंट्रोस्पेक्शन। ओके, जो कि जर्मनी में वर्क चल रहा था। सारी चीजें एक सी हैं, सब चीजें एक सी हैं, बट इन्होंने क्या किया, इनके ये स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट थे इनके। सो ये अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। सो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म दिया, थोड़ा सा चेंज किया, एज इट एज कॉन्सेप्ट इन्होंने अमेरिका में चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम पड़ा स्ट्रक्चरलिज्म। और सारी चीजें सेम टू सेम है। बस अगर जैसे कि कोई पूछ ले या फिर एग्जाम में आ जाए स्ट्रक्चरलिज्म, तो उसमें लिखा हो बुंट, एडवर्ड टिचनर, तो आप टिचनर पे टिक करेंगी, ना कि बुंट पे। ओके ओके। ओके ओके। सो वन ऑफ बुंट स्टूडेंट वाज एडवर्ड टिचनर। अब एडवर्ड टिचनर क्या थे, बुंट के स्टूडेंट थे। एन इंग्लिशमैन हु इज इवेंचुअली टुक बुंट आइडिया टू कॉर्नल यूनिवर्सिटी ऑफ इथिका, न्यूयॉर्क। अब ये न्यूयॉर्क कॉर्नल यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में है, इन्होंने, ये अमेरिका में है। सो इन्होंने, टिचनर ने बुंट के आइडिया को यहाँ पे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। सो टिचनर एक्सपेंडेड ऑन बुंट ओरिजिनल आइडिया कॉलिंग हिज न्यू व्यू पॉइंट स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि हम जब से बोलते जा रहे हैं कि जो टिचनर थे इन्होंने बुंट के ओरिजिनल आइडिया को एक्सपेंड करना शुरू किया, विस्तार करना इसका शुरू किया। और इन्होंने कॉलिंग हिज अ न्यू व्यू पॉइंट, इन्होंने एक नए तरीके से सोचा, न्यू व्यू पॉइंट दिया, जिसका नाम इन्होंने रख दिया स्ट्रक्चरलिज्म। बिकॉज द फोकस ऑफ द स्टडी वाज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। बिकॉज ये क्या कर रहे थे, माइंड के स्ट्रक्चर पर स्टडी कर रहे थे। सो इस तरीके से इन्होंने इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म ही रख दिया, क्योंकि ये सिमिलर सा है। बुंट ने इंट्रोस्पेक्शन रखा था, बट इन्होंने कहा जब हम स्टडी ही माइंड के स्ट्रक्चर की कर रहे हैं तो इसका नाम इंट्रोस्पेक्शन की जगह स्ट्रक्चरलिज्म ही कर दो, जिससे कि अच्छा भी लगेगा। ओके, ओके। so he believed that every experience could be broken down into individual emotion and sensation। so इन्होंने देखा कि every experience, हर किसी के एक्सपीरियंस जो थे वो ब्रोकन डाउन हो रहे थे, मतलब कि अलग अलग निकल के आ रहे थे, इंडिविजुअल की इमोशन एंड सेंसेशन। अब हर एक बंदा अलग है, हर एक बंदे की इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह अलग अलग हैं, तो सबकी अलग अलग ही निकल के आ रही थी किसी एक टॉपिक को लेके। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ओके। ऑल्दो टिचनर एग्री विथ बुंट that consciousness, that state of being aware of external event could be broken down into basic element। so Titchener also believed that objective introspection could be used thought as well as physical sensation। इन्होंने कहा ये physical sensation से होता है क्या, introspections कैसे। for example Titchener might have asked his student to introspect about things that are blue rather than actually giving the blue object। इन्होंने बोला कि ब्लू चीज के बारे में सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, ना कि इन्होंने वो चीज सेम टू सेम दी उनके लिए। एंड आस्किंग फॉर द रिएक्शन, सो सच एन एक्सरसाइज might have led something like the following: what is blue। फिर इन्होंने कहा ब्लू क्या है, सो देयर आर ब्लू थिंक। बच्चों ने क्या बोला कि स्काई है ब्लू, बर्ड्स हैं ब्लू,
जो बर्ड्स के जो पंख है वो ब्लू है। ब्लू इज अ कूल एंड रेस्टफुल, ब्लू बहुत ही ज्यादा रेस्ट देने वाला कलर है। ब्लू बहुत ही हमें काम कर देता है, जिसकी जैसे एक्सपीरियंस थे उन्होंने उस तरीके से ब्लू को डिफाइन किया कि ब्लू क्या है। सो इन्होंने एक क्या था, इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, जैसे कि बोंट ने एक रॉक उठा के दे दिया था, पत्थर उठा के दे दिया था कि अब इसको सेंस करके बताओ। सो टिचनर ने ऐसा कुछ नहीं किया। टिचनर ने एक टॉपिक दे दिया कि ब्लू, ब्लू क्या है, तो किसी ने कहा कलर है, किसी ने कहा ब्लू तो स्काई है, आकाश है, किसी ने कहा कि बर्ड्स के पंख है। सो इस तरीके से इन्होंने क्या जाना कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक बंदा जो है अलग अलग है, और हर एक बंदे के थॉट भी अलग है, फीलिंग भी अलग है, इमोशंस भी अलग है। ओके, ओके। क्लियर? ओके। हाँ। सो यहाँ पे ये होता है खत्म। यहाँ ये देख लीजिए कि इन 1894 टिचनर स्टूडेंट एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी बिकम फेमस फॉर बिकमिंग अ फर्स्ट वुमेन रिसीव अ पीएचडी इन साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी में फर्स्ट वुमेन जिन्होंने पीएचडी की डिग्री रिसीव की थी वो कौन थी? ये है एफ वासबर्न। was Margaret F. Wasburn and she was Tichenor only graduate student for the year। ये टिचनर की स्टूडेंट थी जिन्होंने, ये वुमेन फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री रिसीव की थी। ओके ओके। ओके। सो यहाँ तक क्लियर है? ओके। कोई डाउट? कोई डाउट? नो। सारी चीज समझ आई? सारी चीज समझ आई आज के लेक्चर में? सारी चीज समझ आई है आज के लेक्चर में? हाँ, समझ आई है। ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।